नैनीताल का खेल मैदान विवाद में फंसा। नगर पालिका और खेल विभाग के बीच विवाद गहराया। खेल विभाग ने दी सफाई। पौड़ी में शोक की लहर। जाने माने सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तित्व नरेंद्र सिंह रावत का अचानक निधन। हमेशा लोगों की मदद के लिए रहते थे तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब मामला सीबीआई के हाथों में है। जी हां, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब मामला सीबीआई के हाथों में है। सीबीआई ने इस केस में वीआईपी के खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच के लिए टीम उत्तराखंड पहुंच गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला सीबीआई के हाथों में है और वो जांच के लिए उत्तराखंड पहुंच चुकी है। बता दें, इस हाई प्रोफाइल मामले में विवाद तब बढ़ा था जब पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर का वायरल वीडियो सामने आया था। इस वीआईपी से जोड़ा गया और चर्चा भी तेज की गई। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 जनवरी को इस मामले की सीबीआई जांच की और सिफारिश की थी, जिससे अब जांच और गंभीर हो गई है। इधर सीबीआई की टीम घटनास्थल और सबूतों की जांच कर रही है। फिलहाल आरोपित वीआईपी की भूमिका पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। इस कदम से केस में नए खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। नजर बनाए हुए जनता भी चर्चा कर रही है। बता दें, अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होगी और दोषियों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून से अब बड़ी खबर आ रही है, जहां कालसी के कुआनू और मिनाक रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बता दें, जानकारी के अनुसार एक बस गहरी खाई में गिर गई और इस बस में 30 से अधिक यात्री सवार थे और हादसे की खबर मिलते ही एसडीआरएफ और स्थानीय रेस्क्यू टीमों को मौके पर भेजा गया। पुलिस और प्रशासन ने भी राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। इधर जानकारी के अनुसार यह दुर्घटनाग्रस्त बस हिमाचल रोडवेज की बताई जा रही है। राहत कार्य में डाक पत्थर, चक्राता, मोरी और त्यूड़ी के टीम को बुलाया गया है। वहीं प्रशासन का प्रयास है कि जल्द से जल्द सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि देहरादून कलासी क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक बता दें कि इसकी जानकारी अभी लगातार हम आपको अपडेट देते रह रहे हैं। वहीं बचाव कार्य पूरे जोरों से की जा रही है। स्थानीय प्रशासन यात्रियों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि देहरादून में एक बस खाई में जा गिरी, जहां पर लगभग 30 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी थी। इधर एसडीआरएफ और स्थानीय रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू का कार्य जारी रख रही है और जल्द से जल्द राहत कार्य किया जा रहा है। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड सरकार ने श्रमिकों के लिए एक बड़ी
और अहम पहल की है। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिक प्रशिक्षण पोर्टल यानी कि टीएमएस का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के जरिए अब श्रमिकों का कौशल प्रशिक्षण पूरी तरह ऑनलाइन होगा। सरकार का कहना है कि इससे प्रशिक्षण प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बनेगी। वहीं टीएमएस पोर्टल पर प्रशिक्षण देने वाले संस्थान और मूल्यांकन करने वाले लोग भी डिजिटल तरीके से चुने जाएंगे, यानी हर कदम पर निगरानी रहेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी पर रोक लगेगी। इधर प्रशिक्षण के दौरान उपस्थिति और मूल्यांकन भी ऑनलाइन ही होगा। इससे फर्जी नामांकन और डुप्लीकेसी खत्म होंगी। सरकार ने बताया कि प्लम्बर, कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन जैसे जरूरी कौशल पर खास ध्यान दिया जाएगा। इन कौशलों की आज बाजार में काफी मांग है। इधर सरकार का साफ कहना है कि प्रशिक्षण का मकसद सिर्फ सर्टिफिकेट देना नहीं, बल्कि श्रमिकों को रोजगार से जोड़ना है। चलिए अब अगली खबर है हरिद्वार से, जहां जिले के लक्सर इलाके में एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां दो गुटों के बीच हुए आपसी विवाद को देखते हुए हिंसक झड़प में बदल गई। बता दें, विवाद के दौरान फायरिंग की गई, जिसमें 17 साल का एक युवक यानी उसका नाम है विनायक, गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। जहां गोली चलने की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया और लोग डर के कारण इधर उधर भागने लगे। घटना के तुरंत बाद परिजन घायल युवक को आनन फानन में लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बता दें, फिलहाल विनायक का इलाज जारी है और उसकी स्थिति को लेकर परिजन काफी चिंतित है। इधर घटना के बाद फायरिंग करने वाला युवक मौके से फरार बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ, इसकी उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उनका दावा है कि सब कुछ अचानक हुआ और किसी को संभालने का मौका ही नहीं मिला। इस घटना से पूरे लक्सर क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पूरे मामले की जानकारी के बाद हम तो तहसील से भाई साहब का पता बच्चे को गोली लगी। अच्छा सर, और हम यहाँ से आए वीडियो को देखा, डॉक्टर ने बच्चे को रेफर कर दिया यहाँ से। वैसे तो पूरे मामले की जानकारी तो बच्चों को ही होगी, परंतु विनायक चौधरी नाम का एक लड़का है जिसके पिताजी का नाम कमलवीर एडवोकेट है, कमलजीत एडवोकेट, उनका बेटा है। 17 साल इसकी उम्र है और बच्चों में आपस में कहा सुनी में झगड़ा हुआ तो उसमें गोली चला दी, तो छर्रे लगे हैं। अगले की स्थिति करीब जो डॉक्टरों के पर ही निर्भर करती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर मसूरी से, जहां मसूरी की ऐतिहासिक और पर्यटन के लिहाज से अहम कैमल बैंक रोड के पुनर्निर्माण को लेकर प्रशासन ने कदम तेज कर दिया है। बता दें, लंबे समय से खराब हालत में पड़ी इस सड़क और कार्य में हो रही देरी को देखते हुए शनिवार को एसडीएम फाइनेंस के मिश्रा के नेतृत्व में सभी संबंधित विभागों में संयुक्त निरीक्षण किया गया। करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क की मौजूदा स्थिति का जायजा लेते हुए नगर पालिका, वन विभाग, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग और खनन विभाग के साथ अन्य विभागों के अधिकारियों ने पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण पर चर्चा की। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गौरव बसी ने भी बताया कि पालिका द्वारा पहले से ही सड़क के पुनर्निर्माण, सौंदर्यीकरण और पर्यटकों के बैठने के लिए बेंच लगाने की डीपीआर तैयार कर शासन को भेजा जा चुका है और मंजूरी भी मिल गई है। इधर वित्त विभाग की आपत्तियों के कारण परियोजना अटक गई थी। वहीं पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के लगातार प्रयासों के बाद अब उच्च अधिकारियों के निर्देश पर संयुक्त निरीक्षण हुआ। वहीं निरीक्षण के बाद संबंधित रिपोर्ट तैयार कर वापस शासन को भेजी जाएगी। इधर धनराशि की मंजूरी होते ही करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य शुरू किया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी और मसूरी आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी।
रुक करते अगली खबर की ओर, जहां नैनीताल के एकमात्र खेल मैदान में मालिकाना हक को लेकर नगर पालिका और खेल विभाग के बीच चल रहा विवाद अब और गहराता नजर आ रहा है। इसी विवाद को लेकर आज खेल विभाग की ओर से एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान खेल विभाग के उप निदेशक राशिका सिद्दीकी ने खेल विभाग को लेकर फैलाई जा रही गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की। बता दें, राशिका सिद्दीकी ने कहा कि खेल विभाग हमेशा खिलाड़ियों के हितों को प्राथमिकता देता है। विभाग द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं और जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए खिलाड़ियों से कोई पैसा नहीं लिया जाता। उन्होंने कहा कि आपसे विवाद के चलते अगर खेल प्रतियोगिताएं बाधित होती हैं तो इससे सीधे तौर पर खिलाड़ियों का नुकसान होता है। इसी को देखते हुए खेल विभाग ने जिला प्रशासन की मदद से खेल प्रतियोगिताएं कराने का फैसला लिया है। देखिए, नोटिस मेरे द्वारा एडवोकेट प्रदीप उप्रेती के द्वारा मेरे समस्त खिलाड़ी जो नैनीताल के हैं उन्होंने मुझे एक अथॉरिटी लेटर साइन करके दिया है, जिसके अनुरूप उन्होंने कहा है कि 48 घंटे के अंदर यहाँ पे खेल गतिविधियाँ शुरू करा दी जाए, क्योंकि ये 3 पार्टियाँ आपस में लड़ झगड़ रही हैं। फील्ड में देखिए पूरी तरफ पुलिस ही पुलिस है और खिलाड़ियों को यहाँ खेलने में भी दिक्कत हो रही है। तो हमारा यही अनुरोध है कि 48 घंटे के अंदर यहाँ खेल सुचारू रूप से चालू कर दिया जाए। विगत 3-4 दिनों से जो ये विवाद चल रहा है लगातार क्रिकेट पृथ्वीराज क्रिकेट टूर्नामेंट के संबंध में, तो इसी के संबंध में जो खेल विभाग के पक्ष में कई भ्रांतियां और कई चीज़ें यहाँ पर है, उनको हमें पब्लिक को, हमारे खिलाड़ियों को स्पष्ट करना था। इसलिए खेल विभाग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और अपने पक्ष में जो हमारी बातें हैं, जो हम करना चाहते हैं, यहाँ पर जो नैनीताल शहर के लिए हम करना चाहते हैं, खेल विभाग करना चाहता है, उन सबको हमें बताना था। क्योंकि हमें ये लग रहा था कि हमारी योजनाएं हैं, जो हमारा उद्देश्य है, शायद खिलाड़ियों को या स्थानीय जो व्यक्ति है यहाँ पर उन तक पहुँच नहीं रहा है, हमारा कोई माध्यम नहीं पहुँच रहा है। अगली खबर आ रही है पौड़ी जिले से, जहां तरपाली सैंड क्षेत्र से आज एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। बता दें, क्षेत्र के जाने माने सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तित्व नरेंद्र सिंह रावत, जिन्हें लोग प्यार से कुटे भाई के नाम से जानते थे, उनका आज अचानक निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और हर आंखें नम हो गई। बता दें कि एक हंसमुख, मिलनसार और कर्मठ व्यक्तित्व वाले इंसान थे। बता दें, वे मूल रूप से पैठानी के राठ क्षेत्र के ताल्लुक रखते थे और लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जुड़े थे। संगठन के प्रति उनकी निष्ठा, अनुशासन और समर्पण ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। वे केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लोगों के सुख दुख में शामिल होने वाले व्यक्ति थे। जो है, जो ये राढ़ क्षेत्र में जो क्षति हुई है, ये बहुत ही बड़ा नुकसान है। और ये जो उनका व्यवहार था, बहुत ही सौम्य और सरल व्यवहार के थे और हर ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ में हमेशा खड़े रहते थे और एक सामाजिक ताना बाना उनका बहुत ही बढ़िया था। हाँ, शब्द नहीं है, आज हम सब निःशब्द हैं। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक संघ का कार्यकर्ता खो दिया और उसके बाद उन्होंने समाज में बहुत काम किया। यहाँ के पूरे, उनका असली नाम नरेंद्र जी था, लेकिन सब उनको प्यार से कुट्टी भाई कहते थे और यहाँ के बच्चे बच्चे के मुख में कुट्टी भाई था। देखिए, वो बहुत ही बड़ा नाम और बहुत मेहनतकश व्यक्तित्व, और मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी क्षति है इस क्षेत्र के लिए नहीं, प्रदेश के लिए भी। और अपनी मेहनत से वो उस बुलंदी पर पहुँचे और आज आप सब लोग देख सकते हैं। देखिए, जो अंतिम विदाई होती है उसमें आप सब लोगों ने ज़रूर देखा होगा, आम जनमानस कितनी संख्या में पहुँचा, ये आप सब लोग देख रहे थे और उन्होंने क्षेत्र में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत काम किए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर सितारगंज से है, जहां मुस्लिम समाज के समर्थन में भीम आर्मी की ओर से एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें, धरने का नेतृत्व भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता और मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। बता दें, धरने के दौरान सत्येंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि फेरी लगाने वाले लोग जब रोजगार के लिए किसी गांव या क्षेत्र में जाते हैं
तो उन्हें कुछ लोगों द्वारा परेशान किया जाता है। उन्होंने कहा कि दाढ़ी देखकर उनसे आधार कार्ड मांगा जाता है और जबरन यह पूछा जाता है कि वे कहां के रहने वाले हैं और उनका पता क्या है। सत्येंद्र कुमार ने इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए कहा कि इस तरह की पूछताछ समाज में डर और भेदभाव का माहौल पैदा करती है और साथ ही चेतावनी दी कि अगर लोगों को इसी तरह उत्पीड़न होती रही तो भीम आर्मी आने वाले समय में बड़ा जन आंदोलन करने को मजबूर होगा। लंबे समय से हमें भी सूचना प्राप्त हो रही थी और हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि जो सितारगंज का गुलदस्ता, इतना खूबसूरत शहर सितारगंज, जिसको यहाँ के स्थानीय लोगों ने सहेज के रखा हुआ है, उसको भी खराब करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। जाति धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर और मजार मस्जिद के नाम पर ये इनको परेशान करने का कार्य किया जा रहा है। मुझे भी 4-5 ज्ञापन मुझे शिकायत प्राप्त हुआ कि भाई साहब हमारे साथ इस तरह से कुछ तथाकथित संगठनों के द्वारा छेड़छाड़ कर हमको धमकाने का और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो हम लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगर इस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं तो हम उस पर कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार होंगे और प्रशासन को हम अवगत कराएंगे। लेकिन 2-4 दिन पहले भी आपने एक देखा होगा कि एक 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति जो लगभग 60 वर्षीय 60-65 वर्षीय हैं और उनको दाढ़ी वाड़ी देख करके, धर्म देख करके उनसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है। तो हमने एसडीएम साहब से ये पूछा कि क्या एसडीएम साहब आपके द्वारा क्या ऐसा आदेश दिया गया है? अगली खबर देहरादून से है, जहां केंद्र सरकार के हालिया बजट में जल जीवन मिशन के तहत किए गए प्रावधान को लेकर उत्तराखंड के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। बता दें, प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इस बजट को राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि कुल 67,677 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि उत्तराखंड को लगभग 4,300 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। उन्होंने बताया कि पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में खासकर गर्मियों के दौरान पानी की गंभीर समस्या सामने आती है। ऐसे में जल जीवन मिशन से मिलने वाला बजट राज्यवासियों को पेयजल संकट से राहत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। निश्चित रूप से हमारा प्रदेश विषम भौगोलिक प्रदेश का राज्य है और जिस तरह से पेयजल की जो पहाड़ी क्षेत्र है चाहे मैदानी क्षेत्र है, हर जगह पेयजल को लेकर के विशेष रूप से ग्रीष्मकालीन क्षेत्र में, ग्रीष्मकालीन समय में हमको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिस तरह से हमारे राज्य को इस बजट से लाभ मिलने वाला है, तो पेयजल से भी निजात हमारे राज्य। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां देहरादून से खबर आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि आम जनता के साथ साथ मानवीय और संवेदनशील व्यवहार किया जाए और साथ ही निर्दोष नागरिकों को परेशान ना किया जाए। धामी ने लैंड फ्रॉड और भूमि अपराध के मामलों में सख्त कानून बनाने पर जोर दिया और कहा कि भूमि से जुड़े अपराधों में भी संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए नजर डालते हैं अब मौसम की खबर पर। अगले कुछ दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बता दें, मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में कोहरे का असर बना हुआ है। अगले 24 घंटों में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के साथ साथ देहरादून और नैनीताल में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की उम्मीद है। वहीं 3 फरवरी को मौसम की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है और कुछ जगहों पर बारिश और बर्फबारी दर्ज की जा रही है। वहीं मैदानी जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर में अगले कुछ दिनों तक कोहरा छाया रहेगा, जो 4 फरवरी के बाद और बढ़ सकता है। इधर तापमान अगले 2 दिन में 1 से 3 डिग्री बढ़ सकता है, लेकिन 4 फरवरी के बाद इसमें 3 से 4 डिग्री गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंशिक बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।
देखिए, अगले 24 घंटे में हम जो उम्मीद कर रहे हैं, खास तौर से जो हमारे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले हैं, देहरादून के कुछ भाग है और नैनीताल जिले के कुछ भाग है, उसमें हल्की से बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी खास तौर से 2800 मीटर से ऊपर हम जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर 3 फरवरी को जो है थोड़ा सा एक्टिविटी, जैसे जो मैंने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जो जिले बताए, उसमें थोड़ा सा कहीं कहीं पे हो सकती है बारिश और बर्फबारी भी वही 2800 मीटर से ऊपर ही, जैसे मैंने बताया। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर रानी पोखरी से है, जहां रानी पोखरी पुलिस ने ऑनलाइन स्कैनर और फर्जी अकाउंट के जरिए धोखाधड़ी करने वाले बड़े गिरोह का सोमवार को भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के एक अहम सदस्य को थाने के क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 31 जनवरी को भोगपुर रानी पोखरी निवासी प्रशांत रावत ने तहरीर दी थी कि अभियुक्तों ने उनकी सास के नाम से संचालित पेट्रोल पंप के खाते का स्कैनर दुरुपयोग कर लगभग 4,50,000 रुपए की धनराशि अवैध तरीके से फ्रीज करवाया था। वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में विशेष टीम बनाकर इस मामले पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने युवराज सिंह भाटी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह उनके साथी लोगों को पैसे का लालच देकर उनके बैंक खाते, एटीएम कार्ड और स्कैनर की जानकारी हासिल करते हैं और साथ ही डेबिट एटीएम कार्ड और 35,000 रुपए नकद इस दौरान बरामद हुई। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां कोटद्वार के डिग्री कॉलेज रोड पर आज एक वैगनर कार में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और फायर सर्विस तुरंत मौके पर पहुंची। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हादसे के समय कार का चालक कार में मौजूद था, लेकिन वह सुरक्षित रहा और किसी तरह की चोट नहीं आई। इधर फायर सर्विस ने समय रहते आग पर काबू पाया, इससे बड़े नुकसान से बचाया जा सका। इधर स्थानीय लोग और राहगीरों ने भी फायर सर्विस की कार्रवाई में मदद की। इधर अधिकारियों का कहना है कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है और वाहन में आग लगने का कारण केवल कार को नुकसान हुआ है। पुलिस ने इस घटना की पुष्टि करते हुए सभी सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए जांच शुरू कर दी है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून से खबर आ रही है, जहां सोमवार का मौसम पूरी तरह से सूखा यानी कि बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। विभाग की माने तो पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है और 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं मैदानी जिलों में कोहरा छाने के आसार हैं, जो सड़क और यातायात के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। इधर देहरादून, पौड़ी और नैनीताल में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। विभाग ने गर्जन, बिजली और तेज हवाओं के लिए भी लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। इधर मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों में कोहरा छाए रहने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लोगों को बाहर निकलते समय सतर्क रहने और मौसम की जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई है। खासकर सड़क मार्गों पर यात्रा करने वाले कोहरे और खराब मौसम के दौरान अधिक ध्यान देने की जरूरत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर ऋषिकेश से आ रही है, जहां कोयला घाटी क्षेत्र में 2 फरवरी की रात एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, वायरल वीडियो में कुछ लोग युवक को भारी पीटते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के पीछे किसी विवाद की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग हमलावरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इधर वीडियो में देखा जा रहा है कि युवक को इतना पीटा गया कि वह सड़क पर अचेत हो गया। एक हमलावर ने युवक को सड़क पर लेटाकर गला दबाया और बाद में उसके गले पर पैर तक रख दिया। हैरानी की बात यह है कि घटना के दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे और कुछ ने इस पूरी घटना का अपने मोबाइल में कैद कर लिया। वहीं यहां तक कि एक होमगार्ड भी वहां चुप खड़ा रहा।
शायद इसी वजह से हमलावर बेखौफ होकर युवक को पीटते रहे और फिर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले पर बताया कि हमलावर दूसरे राज्य के रहने वाले बताए जा रहे हैं और उनकी फिलहाल तलाश जारी है। रुक करते अगली खबर की ओर। अगली खबर अल्मोड़ा जिले से है, जहां विकास खंड सल्ट अंतर्गत मरचूला बेरखाल मोटर मार्ग पर दुर्घटना संभावित स्थानों पर सुरक्षा इंतजाम न होने से ग्रामीणों में भारी रोष है। बता दें, संभावित स्थान पर पैराफीट और क्रैश बैरियर न लगाए जाने के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग द्वारा कुछ स्थानों पर पैराफीट और क्रैश बैरियर लगाए गए, लेकिन जिन स्थानों को पहले से ही दुर्घटना संभावित स्थान है, वहां अब तक कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। ग्राम प्रधान कूपी अंकित सिंह ने बताया कि बीते वर्ष ही विभाग को कई बार अवगत कराया गया है, इसके बावजूद इसके आज तक दुर्घटना संभावित क्षेत्र में पैराफीट और क्रैश बैरियर नहीं लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह लापरवाही किसी बड़े हादसे को दावत देने जैसी है। मरचूला के पास एक घटना हुई थी विभाग द्वारा, उसके बाद यहाँ पे डिवाइडर साइड बिल्डिंग और पिलर का कार्य किया गया था, लेकिन उन जगहों पे किया नहीं जहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना है। ऐसी जगहों पे करा जहाँ पे उन्हें लगता है कि यहाँ पे कार्य हो सकता है और यहाँ पे सामने ही कोई घटना हो सकती है और बड़ी जनहानि हो सकती है। विभाग द्वारा हमें ये बोल रहे हैं, विभाग यहाँ पे हम लगाएंगे डिवाइडर, क्योंकि कुछ टाइम पहले यहाँ पे डिवाइडर लगे थे, उसके बाद यहाँ पे दिखे नहीं, शायद गिर गए हो या कुछ, लेकिन अभी वो कह रहे हैं ठीक है हम लगाते हैं। हाँ कह रहे हैं, अभी तो देखते हैं, लगता है नहीं लगेगा। अब खबर देहरादून जिले से है, जहां देहरादून जिले में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इसकी रोकथाम और समय पर जांच के लिए पूरी तैयारी कर ली है। बता दें, विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर बड़े अस्पतालों तक जांच और इलाज की एक मजबूत व्यवस्था बनाई है। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में एक गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर समय पर जांच हो जाए तो इसे काफी हद तक रोका जा सकता है। और साथ ही आयुष्मान आयोग मंदिर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर महिलाओं की जांच की जा रही है। हाँ, देखिए, जहाँ से सर्वाइकल कैंसर की बात करें, आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट ये एक कारण है महिलाओं की मृत्यु का, जो सर्वाइकल कैंसर है। और पहले से ही हम आयुष्मान आयोग मंदिर के लेवल पे अगर हम बात करें, CHO लेवल पे बात करें, तो हमारा जो है स्क्रीनिंग के जो टूल्स हैं हम उनको उपलब्ध कराए हुए हैं, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग वो कर सकें सिम्टोमेटिकली भी, और VI किट भी उनको उपलब्ध कराई गई है ताकि वो उसको स्क्रीन कर सकें। और जो सस्पेक्टेड केसेज हैं उनको हायर एग्जामिनेशन के लिए वो फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में उसको रेफर करें। तो ये हमारा पहले से सिस्टम चल रहा है सिम्टोमेटिकली स्क्रीनिंग का, और VI किट के माध्यम से जो स्क्रीनिंग का है वो सिस्टम पहले से चल रहा है। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश में शिवाजी नगर, मीरा नगर और बापूग्राम मानसा देवी के हजारों लोग अपने घर और जमीन बचाने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। बता दें, लोग बापूग्राम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले एक बड़ी रैली निकाली। साथ ही इस रैली में लगभग 15,000 लोग शामिल हुए और एकता दिखाकर सरकार को अपना संदेश दिया। लोगों ने मांग की कि वन भूमि प्रकरण में डिफॉरेस्ट का प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजा जाए और इस इलाके को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए। रैली करीब 1.5 किलोमीटर लंबी थी और 8 किलोमीटर की दूरी तय करके
तहसील परिसर पहुंची, जहां एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। लोगों ने जोर देकर कहा कि वे अपना घर उजड़ने से बचाना चाहते हैं और साथ ही कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार को जनता के हित में फैसला लेना चाहिए। सरकार को इतिहास से सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी रोजी रोटी और मकान की लड़ाई हुई है और तानाशाही के विरुद्ध भी है, तो एक नई क्रांति का उदय हुआ है। तो ये क्रांति की शुरुआत है। अगर सरकार नहीं चेतती है तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से? मैं समझता हूँ कि कम से कम 1 लाख लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित है, और उसके इसलिए आज कम से कम 25,000-30,000 लोग आज यहाँ पे जमीन पर, सड़कों पर उतर चुके हैं। क्या मांग हो रही है यहाँ पर? हमारी एक मांग है कि या तो राजस्व घोषित किया जाए, घोषित किया जाए इसको, और जो इनकी जंगल जमीन है इनको वापस की जाए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।